अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक करना है। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रिवर्स के हवाले से एज अ एजेंट ऑफ लैंड फॉर्म। आज हमने ग्लेशियर को एज एन एजेंट ऑफ लैंड फॉर्म चेंज पढ़ना है। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लैंड फॉर्म्स मेड बाय ग्लेशियर। हाई माउंटेन्स एंड पोलर एरियाज आर द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड विच रिसीव हैवी प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नो। वो कह रहा है जो बड़े माउंटेन्स होते हैं या पोलर रीजन्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा ठंड भी होती है और वहाँ पे ज़्यादा बारिश और प्रेसिपिटेशन की फॉर्म स्नो हेलिंग वगैरह होती है। और upper layers of snow exert pressure on the lower layers and convert them into hard glass type layer। अब जब स्नो की अपर लेयर जो है उसकी लोअर लेयर पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, जो नीचे वाली लेयर होती है स्नो की वो हार्ड ग्लास की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ओवर विच द बॉडी ऑफ स्नो टेंड्स टू फ्लो। और वो इतनी स्लिपरी जगह हो जाती है कि उसके ऊपर दूसरी स्नो भी फ्लो कर सकती है। दिस ह्यूज मैस ऑफ मूविंग आइस इज कॉल्ड ग्लेशियर। यही बड़ा मैस, यही ब्लॉक की फॉर्म में जो आइस बनती है ग्लास वाली और दूसरी, इसको हम ग्लेशियर कहते हैं। लाइक रिवर, glacier is also an important agent of landform change, but its action is confined to high mountains and polar regions। तो हमने आज रिवर की तरह ग्लेशियर को डिस्कस करना है, लेकिन जो ग्लेशियर का लैंडफॉर्म चेंज है वो सिर्फ हाई माउंटेन्स पे और पोलर रीजन्स पे जहाँ ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, सिर्फ उन्हीं जगहों पर होती है। और ग्लेशियर की दो टाइप्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ ग्लेशियर, वैली ग्लेशियर एंड कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। जी, फर्स्ट है हमारा वैली ग्लेशियर। Glaciers found on high altitude mountains are called valley alpine glaciers। जो ऊंचे होते हैं और वो ग्लेशियर्स जो बहुत ही ऊंचाई या हाईएस्ट पॉइंट पे एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं माउंटेन्स के, उनको हम वैली या अल्पाइन ग्लेशियर्स कहते हैं। दे मूव क्विकली एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स बिकॉज ऑफ स्लोप। डेफिनेटली वो ऊपर से नीचे तेज़ी से मूव करते हैं क्योंकि स्लोप होती है पहाड़ के ऊपर, जबकि कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर में वो स्लोप नहीं होगी, वो हम आगे देखेंगे। However, this movement is not more than a few feet per day। डेफिनेटली ये जो ग्लेशियर मूव कर रहे होते हैं नीचे, ये को बहुत तेज़ी से नहीं आ रहे होते, लेकिन जब भी आते हैं ये फ्यू फीट्स पर डे मूव करते हैं, कुछ फुट या फीट मूव करते हैं एक दिन में। इनिशियली वैली ग्लेशियर्स टेंड टू इरोड द रॉक्स। स्टार्टिंग में जब ऊपर से अगर आप यहाँ पे देखें तो जब मूव करते हैं ग्लेशियर्स तो वो नीचे जो रॉक्स होते हैं उनको इरोड करते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं। बट व्हेन दे बिगिन टू मेल्ट दे स्टार्ट डिपॉजिटिंग द इरोडेड मटेरियल। और जब साथ साथ ग्लेशियर मेल्ट होता जाते हैं, क्योंकि ग्लेशियर एक आइस की फॉर्म होती है, बर्फ़ की फॉर्म होती है, वो नीचे आते आते पिघलते भी जाते हैं, तो वो जो इरोडेड मटेरियल उन ग्लेशियर्स के साथ होता है, तो जैसे ही आइस पिघलती है तो वो साथ साथ इरोडेड मटेरियल भी डिपॉजिट करते जाते हैं। बट व्हेन दे बिगिन टू मेल्ट दे स्टार्ट डिपॉजिटिंग द इरोडेड मटेरियल। इन दिस वे न्यू लैंड फॉर्म्स आर क्रिएटेड बाय इरोजन एंड डिपोजिशन। और इसी तरह पे जब वो मेल्ट हो जाते हैं तो फिर साथ में डिफरेंट लैंड फॉर्म्स भी बनते हैं इसी डिपोजिशन और इरोजन से। आगे हमारा है इरोजनल लैंड फॉर्म्स। अब इरोजन किस तरह से हो रही है उसमें हम देखेंगे। पहला है हमारा सर्क, CIRQUE, इसकी प्रोनाउंसिएशन है सर्क। इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज where glaciers are formed, accumulation of ice creates a bowl shaped depression known as cirque। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बाउल शेप की एक जगह बनी हुई है। हाई एल्टीट्यूड मतलब बहुत ऊंचे पहाड़ों के ऊपर जब एक जगह पर बहुत ज़्यादा आइस जमा हो जाती है काफ़ी अरसे के लिए, और फिर वो एक टाइम आता है जब मेल्ट कर जाती है, जब नीचे चली जाती है, तो उसमें एक बाउल शेप की एक जगह या डिप्रेशन रह जाता है, इसको हम सर्क कहते हैं, इस तरह से बाउल शेप में। नेक्स्ट है सर्क लेक या सर्क टान भी इसको कहते हैं। व्हेन वैली ग्लेशियर कम्स आउट ऑफ द सर्क द डिप्रेशन इज फिल्ड विद वाटर टू क्रिएट नेचुरल लेक्स। दीज आर कॉल्ड सर्क लेक्स और टान्स। सैफल मलूक एंड सतपारा इन पाकिस्तान आर एग्जाम्पल ऑफ सच लेक्स। तो वो कह रहा है जब यहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट कर जाते हैं, काफ़ी हद तक पानी नीचे चला जाता है, लेकिन काफ़ी हद तक पानी इसमें रह भी जाता है, तो इन्हीं को फिर सर्क लेक या सर्क टान कहते हैं, क्योंकि ये बाउल की शेप होती है तो इसमें जगह होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे टान शो किया हुआ है या सर्क लेक शो की हुई है। इसके बाद है यू शेप्ड वैली। ग्लेशियर्स टेंड टू इरोड इट्स वैली डाउनवर्ड्स as well as sidewards. Due to this action, the valley gets widened and resembles English alphabet U. That's why it is called U-shaped valley. कागान, नारान, हुंजा are examples of such valleys। अगर आप यहाँ पे देखें तो जब इरोजन हो रही होती है तो ना सिर्फ वो अपने सामने से ग्लेशियर्स जो हैं वो पत्थरों को इरोड कर रहे होते हैं, बल्कि साथ से भी इरोड करते जाते हैं,
तो एक टाइम आता है जब वो एक यू की शेप ले लेती है, अगर आप यहाँ पे देखें तो एक यू की शेप ले लिया, इसीलिए इनको यू शेप्ड वैली भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें एग्जांपल उन्होंने बता दिया कि कागान, नारान, हुंजा इसी की एक एग्जांपल है। इसके बाद है हैंगिंग वैलीज। हैंगिंग वैली है जस्ट लाइक अ मेजर रिवर विच इज़ जॉइंड बाय स्मॉल स्ट्रीम्स, अ मेजर ग्लेशियर इज़ जॉइंड बाय many small glaciers. The valleys of these small glaciers lie above the valley of main glacier are called hanging valley. जैसे हमने रिवर के बारे में पढ़ा था कि बहुत सारे छोटे रिवर के स्ट्रीम्स जो हैं वो मिलके एक अगर आप यहाँ पे देखें छोटी छोटी जो पहाड़ पे स्ट्रीम्स होती हैं मिलके वो रिवर में आके गिरते हैं और एक रिवर की फॉर्म ले लेता है। इसी तरह वो बता रहा है कि हमारे पास जो ग्लेशियर की एग्जांपल है इसके अंदर जो छोटे छोटे ग्लेशियर्स हैं वो पिघल के आके या गिर के एक मेन जो ग्लेशियर की वैली होती है उसमें आके गिरते हैं, तो इसको हैंगिंग वैली हम कहलाते हैं। जिस तरह से रिवर हमारा मेन पाथ था पानी के लिए। इसके बाद है फ्योर्ड, इसको हम FJORD को फ्योर्ड पढ़ते हैं। मैनी माउंटेन रेंजेस आर situated on the coasts. Here the valley glaciers directly descend into the sea and the sea water enters into valleys. These are called fjords, drowned valleys. Such valleys are common in Denmark, Norway and Sweden. अच्छा, बहुत सारे माउंटेन्स आपने देखे होंगे जो कि कोस्ट के पास होते हैं, जो समंदर के पास होते हैं। सो वो कह रहे हैं यहाँ पे जो वैली ग्लेशियर्स हैं वो डायरेक्टली समंदर के अंदर जा रहे होते हैं, और ऐसी जो जगह होती हैं जो समंदर के पास होती हैं वैलीज़ जो और ग्लेशियर डायरेक्टली उनमें जाता है समंदर के अंदर, इनको हम फ्योर्ड्स कहते हैं या ड्राउंड वैलीज़ कहते हैं कि वो क्योंकि वो बिल्कुल समंदर के पास होते हैं और डायरेक्टली उनका कनेक्शन होता है कि वहाँ से ग्लेशियर नीचे गिर के समंदर में गिर जाता है। सो सच वैलीज़ जो हैं वो डेनमार्क में, नॉर्वे और स्वीडन में एग्जिस्ट करती हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स का, कि फिर ये डिपॉजिट कैसे हो रही है। इससे पहले हमने इरोजन पढ़ ली कि इरोड कैसे हो रही थी, सर्क लेक, यूट शेप्ड वैली, हैंगिंग वैली, फ्योर्ड। अब हमने पढ़ना है मोरेन्स के बारे में जो कि एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की एग्जांपल है। वो कहते हैं कि ग्लेशियर्स डिपॉजिट द इरोडेड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ह्यूज पाइल्स विच आर कॉल्ड मोरेन्स। ग्लेशियर जो है वो इरोडेड मटेरियल को डिपॉजिट करती जाती है ह्यूज पाइल्स या रिजेस की फॉर्म में, इसको हम मोरेन्स कहते हैं। मोरेन्स की 3 टाइप्स हैं, लैटरल मोरेन्स, मीडियल मोरेन्स और टर्मिनल मोरेन्स। ये इसकी पोजीशन की वजह से इसका नाम है। अगर मैं आपको डायग्राम दिखा सकूं तो सिंपली आपको समझ आ जाएगा। जब ग्लेशियर इरोजन कर रहे होते हैं और इरोडेड मटेरियल को लेकर आ रहे होते हैं तो साथ साथ वो डिपॉजिट भी करते जाते हैं साथ में, तो ये जो साइडों पे डिपॉजिट हो रहा होता है तो इसको हम कहते हैं लैटरल मोरेन्स, लैटरल मोरेन्स। और जो फिर अगर फॉर एग्जाम्पल यू शेप्ड वैली है तो दोनों यहाँ से जो ग्लेशियर आएगा वो यहाँ पे भी डिपॉजिट करेगा, यहाँ से जो ग्लेशियर आएगा वो यहाँ पे भी डिपॉजिट करेगा। जो सेंटर में एक मोरेन या पाइल बनती है इसको हम मिडियल मोरेन कहते हैं। और फिर जो आखिर में जब समंदर के अंदर गिरने वाला होता है ग्लेशियर, या जो आखिर में बिल्कुल स्लोप ख़त्म हो जाती है, जैसे हमने पढ़ा था रिवर के हवाले से कि रिवर जब बिल्कुल स्पीड स्लो हो जाती है तो डिपॉजिट करता है डेल्टा की फॉर्म में, तो यहाँ पे वो फ्योर्ड से बिल्कुल पहले पहले एक टर्मिनल मोरेन यहाँ पे डिपॉजिट करना शुरू कर देता है, इसको हम टर्मिनल मोरेन कहते हैं। तो जो साइडों पे हैं उसको हम लैटरल मोरेन कहते हैं, जो यू शेप्ड वैली में सेंटर के अंदर आता है उसको मीडियल मोरेन कहते हैं, और जो लास्ट में जहाँ स्लोप बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जहाँ बिल्कुल स्लो डाउन हो जाता है ग्लेशियर, जिसको हम टर्मिनल मोरेन कहते हैं। तो अगर हम इसको रीड आउट कर लें तो ग्लेशियर वाइडन्स इट्स वैली बाय लैटरल कटिंग, दिस मटेरियल इज डिपॉजिटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ ग्लेशियर इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस रिज, दिस इज कॉल्ड लैटरल मोरेन। जैसे हमने कहा साइडों पे जो है, व्हेन टू वैलीज ग्लेशियर्स जॉइन देयर लैटरल मोरेन्स मर्ज टुगेदर टू फॉर्म अ मिडियल मोरेन। तो फिर ये जो अगर आप देखें यहाँ पे एक साइड पे लैटरल मोरेन, यहाँ पे भी लैटरल मोरेन, तो इन दोनों के लिए ये वाला भी लैटरल मोरेन ही है, लेकिन क्योंकि सेंटर में दोनों ज्वाइन हो रहे हैं तो फिर हम इसको यू शेप्ड वैली में मिडियल मोरेन कहते हैं। और लास्ट है हमारा टर्मिनल मोरेन या एंड मोरेन जिसको हम कहते हैं। द आर्क शेप्ड मटेरियल डिपॉजिटेड एट द टर्मिनस ऑफ ग्लेशियर इज कॉल्ड टर्मिनल मोरेन। वो जो एंड में आके आर्क की शेप में, जो मैंने आपको बताया जहाँ स्लो डाउन हो जाता है, इसको हम एंड मोरेन या टर्मिनल मोरेन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स। इससे पहले हमने वैली ग्लेशियर्स को देखा जो पहाड़ों पे थे ग्लेशियर्स, अब हमने कॉन्टिनेंट के ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं उनको डिस्कस करना है। द पोलर लैंड्स अवे फ्रॉम इक्वेटर हैव बीन कवर्ड बाय ह्यूज आइस शीट्स ऑफ ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका। जैसे अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा आइस है क्योंकि वो अवे फ्रॉम इक्वेटर है सर्दी की वजह से।
These are continental glaciers which are thousands of feet deep and stretch over million of square kilometers in areas. ठीक है, एक तो मिलियन ऑफ स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे फैले हुए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, और वो बहुत डीप भी हैं क्योंकि वो पहाड़ों के ऊपर नहीं है, ज़मीन कॉन्टिनेंटल मतलब ज़मीन के ऊपर है, इसलिए इनको कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर भी कहते हैं. लार्ज एरिया एंड लैक ऑफ स्लोप रिजल्ट्स इन वेरी स्लो मूवमेंट. जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत लार्ज एरियाज़ हैं, साथ में स्लोप भी नहीं है क्योंकि पहाड़ नहीं है यहाँ पे, ज़मीन के ऊपर है, तो इनकी स्पीड स्लो होती है. दैट्स वाई दे आर मोस्टली इंगेज इन डिपोजिशनल वर्क. मोस्टली ये डिपॉजिट कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा इरोजन नहीं कर सकते क्योंकि इनको स्लोप नहीं मिल रही, वो स्पीड नहीं मिल रही, ऊपर से गिर नहीं सकते किसी तरह से क्योंकि इनकी जो ज़मीन है वो मोस्टली फ्लैट है. सो द डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स आर. फिर इसके जो डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स हैं उसको हम डायरेक्टली डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले है मार्जिनल लेक्स एंड डेल्टा केम्स. अगर आप यहाँ पे देखें डायग्राम के अंदर तो आपको डेल्टा केम्स नज़र आ रहे होंगे. कहता है नेचुरल लेक्स आर often formed between the terminus of glacier and the rising land ahead. These lakes are formed by meltwater streams. Sometimes material deposited in these lakes forms deltas known as delta caves. यहाँ पे वो बता रहा है कि कभी कभी ग्लेशियर के बिल्कुल साथ ऐसी जगह होती है जहाँ पे ये ग्लेशियर जब मेल्ट होता है तो वो आगे एक लेक की फॉर्म ले लेता है या एक नेचुरल लेक की फॉर्म ले लेता है क्योंकि आगे उसकी ज़मीन थोड़ी सी ऊंची होती है. जब यहाँ से ज़मीन ऊंची होगी और यहाँ से ग्लेशियर है तो एक सेंटर में लेक की फॉर्म होगी, तो एक नेचुरल लेक बन जाती है क्योंकि ग्लेशियर का पानी जो है वो मेल्ट हो जाता है. अब ये जब ग्लेशियर नीचे आ रहा होता है तो वो जिस तरह से डेल्टा की फॉर्म एक ले लेता है क्योंकि इसके जो इरोडेड मटेरियल है वो यहाँ पे गिरना शुरू हो जाता है. जैसे एक डेल्टा हमने पढ़ा था रिवर की फॉर्म में कि जब ग्लेशियर जब रिवर उसमें उसका पानी स्लो होता था तो डिपॉजिट अपना मटेरियल वो एंड पे करता बिल्कुल समंदर के पास करता था डेल्टा की फॉर्म में, बिकॉज वहाँ पे बिल्कुल स्पीड स्लो हो जाती है. तो सिमिलरली ग्लेशियर की एग्जांपल में भी यहाँ पे भी डेल्टा कैमिस फॉर्म कर रहा है बिल्कुल नेचुरल लेक के साथ. इसके बाद है एस्कर्स. मेल्ट वाटर स्ट्रीम्स ऑफन फॉर्म टनल्स इन द ग्लेशियर्स. These streams deposit fine material in the form of long winding piles in these tunnels. These are called eskers. अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकें तो ये आपको नज़र आ रहा होगा eskers की फॉर्म है कि जब वो पानी मेल्ट होता है तो जाहिर सी बात है ग्लेशियर फ्लो भी कर रहा है साथ साथ में, तो वो साथ में अपना जो इरोडेड मटेरियल है, पत्थर हैं, रॉक्स हैं, उनको भी वो एक टनल की फॉर्म में नीचे से निकाल के डिपॉजिट करता जाता है. तो इनको हम एस्कर्स कहते हैं. कि अगर आप यहाँ पे देखें ग्लेशियर ने अपना एक टनल बनाया, यहाँ से डेफिनेटली वो पानी जाके निकला होगा और साथ में अपना इरोडेड मटेरियल भी उसने निकाला. जब इरोडेड मटेरियल निकला तो यहाँ पे वो एक आप समझ लाइन की फॉर्म में, इन जिसको हम एस्कर्स कह रहे हैं, इसकी फॉर्म में वो डिपॉजिट हो जाता है. इसके बाद है आउट वॉश प्लेन. अगर आप आउट वॉश प्लेन देखें तो ये है आउट वॉश प्लेन. ऑफन मेल्ट वाटर स्ट्रीम्स डिपॉजिट फाइन मटेरियल ओवर वास्ट एरिया ऑफ लैंड अहेड ऑफ ग्लेशियर. दिस स्मूथ प्लेन इज कॉल्ड आउट वॉश प्लेन. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एरिया उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि ये वो जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर, जो ग्लेशियर से काफ़ी दूर जाकर जब वो ग्लेशियर फ्लो करता है उसका पानी मेल्ट हो जाता है तो वो वाटर स्ट्रीम जब बहुत दूर जाके डिपॉजिट करता है अपना कोई भी रॉक या सैंड और वो प्लेन की फॉर्म ले लेता है, एक स्मूथ प्लेन की फॉर्म ले लेता है, तो इसको हम आउट वॉश प्लेन कहते हैं जो कि ग्लेशियर के इरोडेड मटेरियल के डिपॉजिट करने पे बनता है. इसके बाद है ड्रमलिन्स. ड्रमलिन्स अगर आप यहाँ डायग्राम में देखें तो यहाँ पे एक सर्कुलर फॉर्म में ड्रम की फॉर्म में आपको ये नज़र आ रहे हैं. द मटेरियल डिपॉजिटेड डायरेक्टली बाय द ग्लेशियर विदाउट मेल्टिंग इन द फॉर्म ऑफ इलोंगेटेड ओवल शेप हिल्स इज कॉल्ड ड्रमलिन्स. दीज हिल्स ऑफन रिजेंबल इन्वर्टेड स्पून और एग. अगर आप कभी स्पून को लें तो अगर उसको इन्वर्ट करें तो एक ये ओवल फॉर्म में या अंडे की फॉर्म में या एग की फॉर्म में आपको शेप नज़र आएगी. इसको वो कह रहा है ये ड्रमलिन्स है. और वो कहते हैं ये जो मटेरियल है, जो ग्लेशियर्स हैं वो ख़ुद आकर यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं जबकि कोई वाटर मेल्ट नहीं होता. क्योंकि जैसे अगर हम यहाँ पे देखें आउट वॉश प्लेन के अंदर वो कहते हैं जो मेल्ट वाटर स्ट्रीम होती है वो लेकर जाती है, डिपॉजिट करती है, जबकि ड्रमलिन्स में वो कह रहा है जो मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है वो ख़ुद डायरेक्टली बाय द ग्लेशियर, वो कह रहा है विदाउट मेल्टिंग, मेल्ट नहीं करता बल्कि ख़ुद ग्लेशियर जाके वहाँ डिपॉजिट करता है इस तरह की फॉर्म में, स्पून की फॉर्म में या एग की शेप में, जो इन्वर्टेड स्पून की फॉर्म में. इसको हम कहेंगे ड्रमलिन्स. और आखिरी हमारा है इसमें टर्मिनल मोरेन्स. हमने पहले भी टर्मिनल मोरेन्स पढ़ा था, अगर आप लास्ट इसी टॉपिक में देखें तो हमने इसको टर्मिनल मोरेन कहा था, ये जो आर्क शेप में था. यहाँ पे भी हमारे पास टर्मिनल मोरेन है और यहाँ पे टर्मिनल मोरेन
ये वाली आर्क है, द आर्क शेप मटेरियल डिपॉजिटेड एट द टर्मिनस ऑफ द ग्लेशियर इज कॉल्ड टर्मिनल मोरेन। तो यहाँ तक हमारा ये ग्लेशियर के हवाले से एजेंट ऑफ लैंड फॉर्म्स चेंज हमने पढ़ लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।